ठीक है, लिखो हेडिंग, लिखो लाइन्स एंड एंगल्स। शुरू में कुछ डेफिनेशंस है, इनको जस्ट मैं एक बार रीड आउट करके समझा देता हूँ, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लिखने का टाइम जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन देखो, रे। रे मेरे ख्याल में हम लोग को यूक्लिड ज्योमेट्री में भी मिल गया था, ठीक है। रिकॉल करो, रे क्या होता था? लाइन हैविंग फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन नो फिक्स एंड पॉइंट, वो बस सीधा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? रे। अब सपोज करो कि आपके पास में अगर दो रे है तो दो रे के हेल्प से आप बना सकते हैं एक सामान जिसको बोला जाएगा एंगल, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। चलो देखो, सपोज करो कि आपके पास में दो रे है, एक रे इस टाइप से है इधर जा रहा है, और एक और रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है इस वाली रे के तरह ही, और वो इस टाइप से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपके पास में दो रे हो जिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, एक इधर पॉइंट आउट कर रहा है और एक इधर पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस केस में एक रे से घूम के जाने के लिए दूसरे रे पे जितना रोटेशन आपको करना पड़ेगा उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही बेसिकली क्या बोला जाता है? एंगल, ठीक है। तो देखो एंगल का डेफिनेशन देखो, ये रहा। एन एंगल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे ओवर अनदर रे, ठीक है ना। एक बार मेरे को फिर से रिमाइंड कराओ, रे का मतलब क्या था? लाइन हैविंग फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन नो फिक्स एंड पॉइंट। फिर उसके अंदर एंगल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में दो रे है जिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? सेम, तो उन दोनों रे के बीच में एक रे से दूसरे रे पे ट्रेवल करने के लिए जितना आपको रोटेट करना होगा उस रोटेशन के अमाउंट को बेसिकली क्या बोला जाता है? एंगल। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार फिर से एंगल का डेफिनेशन पढ़ो थोड़ा जोर से, क्या दिया हुआ? एन एंगल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे ओवर अनदर रे। क्लियर है? फिर इसके बाद में एक दो नोमेनक्लेचर है एंगल से रिलेटेड, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। दोनों रे का जो कॉमन फिक्स पॉइंट होगा उसको बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं बताओ? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और दोनों रे को जिससे मिलके मान लो कि आपका एंगल बना हुआ है उसको बोला जाता है आर्म ऑफ द एंगल। इसको भी आप आर्म ऑफ द एंगल बोलोगे और इसको भी आप क्या बोलोगे बताओ? आर्म ऑफ द एंगल। और बीच में ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आपको ट्रेवल करना है उसको बेसिकली क्या माना जाएगा हम लोग के लिए? एंगल, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि हम तीन लेटर हमेशा यूज करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक लेटर पहले आर्म पे, फिर आपका वर्टेक्स हो गया और फिर आपका क्या हो गया बताओ? दूसरे आर्म पे दूसरा लेटर, ठीक है। अब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान से आप याद रखना कि बहुत सारा तरीका हो सकता है। सपोज करो कि इस टाइप का आपका एंगल है, एक यहाँ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और मान लो कि ये वाला यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ये वाला यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ, और यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो कि बी। तो इस सेम एंगल को लिखने का हमारे पास में मल्टीपल तरीका है, उनमें से आप किसी भी तरीके से लिखो, ये सेम एंगल ही रिप्रेजेंट हो। पहला तरीका ये है कि आप ए से ट्रेवल करना स्टार्ट करो, ए, वहां से फिर आप वर्टेक्स पे आओ ओ, और वर्टेक्स से फिर आप दूसरे पॉइंट पे चले जाओ बी, और एक सिंबल लगा दो एस, एंगल ईओबी। तो एंगल ईओबी बोलने से आप ऑब्वियसली ये वाला एंगल समझो, ठीक है। इसके जगह पर दूसरा प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि आप ए से ना स्टार्ट करके बी से स्टार्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम? ठीक है ना। तो बी से स्टार्ट करके भी फिर से उसी पैटर्न में आप मूव करोगे कि पहले बी, बी के बाद में वर्टेक्स पे आ जाओगे ओ, और ओ से फिर आप कहां चले जाओगे ई। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि एंगल क्या हो गया हमारा? बीओ, ठीक है। और तीसरा एक और पॉसिबिलिटी है कि ये वाला ना करके आप बस ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ना, इसको देखो कि कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐसा बोल दो कि एंगल ओ, तो भी जो है वो हम सेम एंगल को ही मीन करें। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तो किसी भी एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना सिंबल बना सकते हो आप? तीन। इस वाले फोटो के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या होगा वो तीनों सिंबल बताओ? एओबी, बीओए और एंगल ओ। एंगल ओ को लेके एक और कंट्रोवर्सी है, उस चीज को भी थोड़ा आप याद रखना कि अगर मैं कहूं ना एंगल ओ, तो मीनिंग तो दो हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये बाहर वाला भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी मान लो कि सिर्फ एंगल ओ बोल के छोड़ा हुआ है तो जनरली हम छोटा वाला जो एंगल होगा ना उसी को मीन करेंगे। अगर ये बाहर वाला एंगल मेरे को मीन करना होगा तो आगे चल के हम पढ़ेंगे एक और वर्ड है जो इसके बाहर हम लोग लगा देंगे, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ओ। क्या बोलते हैं बताओ? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ओ। तो अगर सिंगल लेटर नोटेशन है, अगर मान लो कि एओ भी बोला हुआ फिर तो इतना डाउट नहीं रहता कि चलो ठीक है ये अंदर वाले का बात चल रहा है या बाहर वाले का बात चल रहा है सिंगल लेटर में। लेकिन अगर कभी आपको डाउट रहा तो आप बस यही याद रखना कि जो लेटर है उसके पास में जो छोटा एंगल है ये हो सकता है कि उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर बड़े वाले को रिप्रेजेंट करना है तो अलग से और कुछ इसके आगे पीछे लिखा हुआ रहेगा,
क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ पे। अब फटाफट मेरे को वापस से आप रे का डेफिनेशन बताओ। लाइन हैविंग फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन नो फिक्स एंड पॉइंट, उसके अंदर एंगल का मीनिंग बताओ। अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे ओवर अनदर रे, और दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना पड़ेगा, सेम। एंगल को रिप्रेजेंट करने का टोटल कितना तरीका, 3। ठीक है, पहले रे का लेटर वर्टेक्स, दूसरे रे का लेटर, या फिर दूसरे रे का लेटर वर्टेक्स, पहले रे का लेटर, और या फिर सिर्फ वर्टेक्स वाला लेटर। इस 3 तरीके से आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके अंदर अगला टॉपिक आता है हमारा, ये भी पहले से पढ़ा हुआ ही है आप लोग का, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, देखो एक एक करके। सबसे पहला नाम दिया हुआ है एक्यूट एंगल, अगर याद है तो बताओ एक्यूट एंगल का मतलब, एंगल जिसका वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एग्जैक्टली 180 डिग्री को टच कर लिया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री से भी ज्यादा हो गया और 360 से कम रहा तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। और अगर कंप्लीटली 360 हो गया तो कितना बोलेंगे उसको, कंप्लीट एंगल। एक बार ये सारा नाम एक बार फटाफट फिर से याद करो। पहला नाम क्या था बताओ, एक्यूट एंगल, मीनिंग बताओ, लेस देन 90 डिग्री। फिर राइट एंगल, मीनिंग बताओ, एग्जैक्टली 90 डिग्री। फिर ऑब्ट्यूस एंगल, मीनिंग बताओ, मोर देन 90 बट लेस देन 180। फिर क्या था, स्ट्रेट एंगल, मीनिंग एग्जैक्टली 180। फिर क्या था, रिफ्लेक्स एंगल, मीनिंग मोर देन 180 लेस देन 360। और फिर क्या था, कंप्लीट एंगल, मीनिंग एग्जैक्टली 360। अब ये सब मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, एक सिंगल फोटो में सारा सम अप किया हुआ आप देखिए। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब फिर से पढ़ते जाओ, क्या है, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब मोर देन 90 बट लेस देन 180। स्ट्रेट एंगल का मतलब एग्जैक्टली 180। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब मोर देन 180 है, लेस देन 360। और कंप्लीट एंगल का मतलब 360। चलेगा मेरे ख्याल में। इसके बाद वाला जो है, यहां से आप लिखना स्टार्ट करो। लिखो, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 2 मिनट मेरे तरफ देखो एक बार। कोई भी दो एंगल जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, दो ही एंगल होना चाहिए। ऐसा 3 एंगल जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलने के लिए एंगल का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 2, और दोनों एंगल का सम टोटल कितना होना चाहिए, 90। उस टाइप के एंगल्स को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 70 डिग्री 20 डिग्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि जोड़ के कितना आ रहा है, 90 डिग्री। 80 डिग्री 10 डिग्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन 60 डिग्री और 20 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो। अच्छा, 60 डिग्री 20 डिग्री और 10 डिग्री, तीन को जोड़ के तो 90 आ ही रहा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। कॉम्प्लीमेंट्री बोलने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एंगल का क्वांटिटी 2 होना चाहिए और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ही हम क्या बोल सकते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लिखो, टू एंगल्स, टू एंगल्स whose two angles sum is whose sum is 90 degree, whose sum is 90 degree are called complementary angles, are called complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. ठीक है, अगला पॉइंट लिखूं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 मिनट फिर से मेरी तरफ देखो। दो एंगल जिनको जोड़ के 90 डिग्री आएगा उसको क्या बोलोगे आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से दो एंगल जिनको जोड़ के 180 डिग्री आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। लॉजिक फिर से सेम है कि एंगल दो ही होना चाहिए और दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, लिखो, टू एंगल्स, टू एंगल्स whose sum is, two angles whose sum is 180 degree, whose sum is 180 degree are called
आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगला लिखो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। इसमें आप एज इट इज पहले लिख लो, उसके अंदर फिर मैं बात करता हूं आपसे। चलो देखो एक बार, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं डेफिनेशन पढ़ के दिखाऊंगा आप लोग। देखो इस तीनों फिगर में, मतलब तीन फिगर लिया है मैंने एक एक करके, ठीक है, तीनों फिगर में मैं पेयर ऑफ एंगल्स का नाम लिखूं और आपको थोड़ा सा कहना है कि उसके कॉमन साइड्स और अनकॉमन साइड्स के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, पहले इसके अंदर में मैं नाम लेना चाहूंगा एंगल एओबी एंड एंगल मान लो कि एओसी। ये फोटो है, इस फोटो में आप एंगल एओबी और एंगल एओसी को सर्च करो, कहां है, मिल गया। ठीक है, थोड़ा मैं भी आपको हेल्प कर देता हूं। एओबी मेरे ख्याल में ये वाला है और एओसी मेरे ख्याल में ये वाला है। सही कह रहा हूं? कॉमन आर्म कौन सा है बताओ? एओ। नॉन कॉमन आर्म कौन कौन है? कॉमन आर्म सब लोग श्योर हो ना कि एओ ही कॉमन आर्म है? नॉन कॉमन आर्म कौन सा है बताओ? ओबी और ओसी। ये एओ के सेम साइड पे है कि ऑपोजिट साइड पे है? ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट के सेम। देखो एओ को आप बोल रहे हो कि ये कॉमन आर्म है, राइट? उसके बाद में एक हो गया ओबी, एक हो गया ओसी। ये ऑपोजिट साइड पे कहां होगा? कोई आदमी अगर एओ पे खड़ा रहेगा और मान लो कि ए की तरफ ऐसे खड़ा है, तो दोनों तो उसको लेफ्ट में दिखाई देगा, ओबी भी और ओसी भी। तो सेम साइड हुआ कि ऑपोजिट साइड हुआ? सेम साइड हुआ। तो ये दोनों जो एंगल का पेयर है, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एक और देखते हैं। मान लो कि एंगल बीओसी एंड एंगल बीओए का बात करें, एंगल बीओसी और एंगल बीओए। ठीक है, पहले आप अच्छे से एंगल आइडेंटिफाई कर लो अपने हिसाब से, कहां कहां है ये। बीओसी मेरे ख्याल में ये वाला होगा और बीओए मेरे ख्याल में ये वाला होगा। सही है, कॉमन कौन सा है सोचो? बीओ कॉमन है। अब एक आदमी को, ये खुद को आप जो है वो बीओ पे बिठा दो, और बीओ पे बिठाने के बाद में ये वाला साइड और ये वाला साइड आपको ऑपोजिट में दिखेगा कि सेम में दिखेगा? ऑपोजिट में दिखेगा। तो ये वाला जो पेयर है, इसको आप क्या बोल सकते हो बताओ? ये लोग एडजेसेंट है, क्योंकि एक आर्म कॉमन हुआ, ओबी वाला आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड पे है, कॉमन आर्म। इसीलिए इस पेयर ऑफ एंगल को क्या बोल सकते हैं हम लोग बताओ? एडजेसेंट एंगल्स। चलेगा? एक एग्जांपल और मैं लेना चाहूंगा। मान लो यहां पे एंगल सी ओ बी एंड एंगल सी ओ ई, करो तो आइडेंटिफाई कहां कहां पे है। दिख गया? ठीक है, ये बार थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं हेल्प के लिए। सी ओ बी तो ये रहा शायद, और सी ओ ए जो है वो मेरे ख्याल में ये रहा। कॉमन कौन है बताओ? अपने आप को इमेजिन करो कि आप सीओ पे बैठे हो, ठीक है ना? बाकी दोनों आर्म जो है वो आपको सेम साइड पे दिखेगा कि ऑपोजिट साइड पे दिखेगा? सेम साइड पे दिखेगा। तो ये जो पेयर ऑफ एंगल है, ये एडजेसेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये एडजेसेंट नहीं हुआ। अब आ जाओ देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन क्या था ऑफिशियल। ये कहता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन। ठीक है, मतलब दो एंगल होना चाहिए जिसके बीच में एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? कॉमन साइड होना चाहिए। कॉमन साइड कॉमन वर्टेक्स के अलावा जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन साइड के सेम साइड होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड होना चाहिए? ऑपोजिट साइड होना चाहिए। उस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है मेरे ख्याल में? ओके।
तो ये 3 स्पेशल टाइप ऑफ एंगल था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, फिर चलते हैं अगले वाले पे। बताओ तुम तीनों स्पेशल टाइप के एंगल का नाम सब। पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल, तीसरा एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन समझाओ। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। फिर सप्लीमेंट्री का डेफिनेशन, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। एडजेसेंट का डेफिनेशन, टू एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ आप कॉमन आर्म से ही स्टार्ट करो। टू एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म, फिर एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द, ये डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, तो उस टाइप के एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल। चलेगा, ओके। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। लिखो डेफिनेशन, टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स are said to be, two adjacent angles are said to be linear pair. Two adjacent angles are said to be linear pair if their non-common arm, if their non-common arm forms a pair of opposite rays, forms a pair of opposite rays, that is a straight angle, that is a straight angle, that is a straight angle। ठीक है, फिर ये वाला फोटो बना लो इसके नीचे और ये वाला लाइन लिख लो उसके नीचे। चलो एक बार मेरी तरफ देखो, इसको भी समझा देता हूँ। मुझे एक बार आप एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन रिकॉल कराओ क्या था। टू एंगल्स दैट हैव वन कॉमन आर्म एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर द ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये क्या बोल रहा है देखो, मतलब लीनियर पेयर क्या बोलना चाहता है बेसिकली, कि एक तो कॉमन आर्म होगा और दोनों एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म होगा ना, मतलब इसका एक नॉन कॉमन आर्म इस तरफ बना लो और दूसरे एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए वो इस कॉमन आर्म के साथ में कितने एंगल पे होना चाहिए बताओ, 180 डिग्री। मतलब दो एंगल है इसके पास में, जिसका एक आर्म तो पक्का क्या रहना चाहिए, कॉमन, क्योंकि दोनों को होना क्या पड़ेगा, एडजस्ट। और जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब इस एंगल का जो दूसरा आर्म है उसका डायरेक्शन और इस एंगल का जो दूसरा आर्म है उसका डायरेक्शन, वो एक दूसरे से कितना एंगल पे होना चाहिए, 180 डिग्री। तो उस सिचुएशन में ये दोनों जो एंगल बनेगा इसको क्या बोला जाएगा बताओ, लीनियर पेयर एंगल। और डेफिनेशन से ही क्लियर है कि लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होगा हर हमेशा, 180 डिग्री। सम कितना होगा बताओ, 180 डिग्री। क्लियर मेरे ख्याल में, लिखो, ये तो हो ही गया। एक नोट लिखो, ये इसके नीचे ही लिखो, क्लियरली एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियरली एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नीचे लिखो नोट, सम ऑफ नोट, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स are always 180 degree. Sum of linear pair angles are always 180 degree. ठीक है, लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहां एक बार बोर्ड पर देखो, पहले समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है।
बोलो। सपोज करो कि आपके पास में दो अलग अलग लाइन है जो एक दूसरे से एक पॉइंट पे मीट करता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है आपके पास। ये दो लाइन है जो एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, एक दूसरे से मीट, यानी कि कैसा लाइन है ये लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब कभी भी आपके पास में दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर यू विल फाइंड चार एंगल बनता है इस टाइप से। एंगल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसमें एंगल 1 कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 2 कॉमा एंगल 4, इस पेयर को बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं बताओ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनने के लिए आपके पास में कितना लाइन होना पड़ेगा? दो। दोनों लाइन कैसा होना पड़ेगा? इंटरसेक्टिंग। और जहां पर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा, वहां पर आपको दिखेगा कि चार एंगल बन रहा है। और चारों एंगल में जो ऑपोजिट लोकेशन पे प्लेस्ड है वो पेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखो, ये फोटो बना लो और ये नीचे का लाइन लिख लो आप। हो गया होगा। एक चीज देखो, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं इस चीज को। अगर मैं इस सिचुएशन में आपसे पूछूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा तो क्या बोलोगे? रीजन? एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये इस ऑरेंज वाले स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। इनका सम पक्का क्या होना पड़ेगा बताओ? 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग। ये तो लीनियर पेयर बोल दो या स्ट्रेट एंगल बोल। ठीक है। फिर से अगर मैं पूछूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितना होगा तो क्या बोलोगे? उसका आंसर भी 180 डिग्री होना चाहिए ग्रीन वाले लाइन के हिसाब से। ठीक है। अब इसका भी आरएचएस 180 डिग्री, इसका भी आरएचएस 180 डिग्री। यूक्लिड ज्योमेट्री के चैप्टर में एक बात हमारा पढ़ा हुआ था क्या, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो 1 प्लस 2 का वैल्यू भी 180 होना चाहिए, 2 प्लस 3 का वैल्यू भी 180 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू इज सेम एज या इज इक्वल टू क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू। फिर क्या है कि एंगल 2 आप दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर से यूक्लिड्स का ही वो एक क्या था एग्जाम, कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। तो 2 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे ख्याल में वो कैंसल ऑफ हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा बताओ? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे से क्या है? इक्वल। सेम तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या होगा? इक्वल। इससे हमको ये रिजल्ट पता चला कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का जो वैल्यू है वो हर हमेशा आपस में क्या रहेगा? इक्वल। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसको अभी तो एज ए नोट लिख लो, अगले क्लास में ऐसा थ्योरम हम लोग इसको प्रूव करके भी देखेंगे। लिखो, नोट में लिखना इसके नीचे, हाँ, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।